नमस्कार दोस्तों इस खबर से बहुत से लोगों को शॉक लगेगा क्योंकि पिछले कुछ वर्षों से हम लगातार कहते आ रहे हैं कि भारत फिफ्थ पोजीशन पर चला गया है जीडीपी रैंकिंग में, जो दुनिया भर की हम काउंट करते हैं। लेकिन क्या हुआ है कि रिसेंटली जो आईएमएफ का आंकड़ा आया है उसमें भारत ऊपर जाने के बजाय हमारी जो रैंकिंग है वो एक पोजीशन नीचे चली गई। हम सिक्स्थ पोजीशन पर आ गए। आप देख सकते हो ये खबर, इंडिया स्लिप्स टू सिक्स्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन 2025। मतलब हमारा जो एम था कि हम फोर्थ पर जाएंगे, फिर थर्ड पर जाएंगे जल्दी से, वो और डिले हो गया है। इसको डिटेल से समझने की जरूरत है कि हो क्या रहा है यहाँ पर, प्रॉब्लम क्या है एग्जैक्टली जिसकी वजह से हम नीचे आए हैं। क्या कोई स्ट्रक्चरल इशू तो नहीं है, क्या ये शॉर्ट टर्म है, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि हुआ क्या है। इंडिया की जो रैंकिंग है वो सिक्स्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी के टर्म में आ गई है। और ध्यान रखिएगा, हम नॉमिनल जीडीपी की बात कर रहे हैं और मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि 2031 तक, 2031 तक हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे। वैसे अगर आप देखोगे पिछले कुछ समय से यही चर्चा हो रही थी कि 2029 तक या मैक्सिमम 2030 तक हम ये अचीव करने वाले थे, लेकिन ये 1-2 साल थोड़ा सा डिले हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस। अच्छा, यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज है कि ये शॉर्ट टर्म डिक्लाइन है, लॉन्ग टर्म में हम थर्ड पोजीशन पर आएंगे ही। अब क्वेश्चन यहां पर यह आता है कि जब हम जीडीपी की बात कर रहे हैं तो कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, एक तो नॉमिनल जीडीपी और दूसरा पीपीपी के टर्म में। पीपीपी के टर्म में अगर हम बात कर रहे हैं, परचेजिंग पावर पैरिटी के टर्म में, तो हम अभी भी थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। ठीक है, नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, दुनिया भर में हम ज्यादातर जो कंपैरिजन करते हैं वो नॉमिनल जीडीपी के टर्म में करते हैं। नॉमिनल जीडीपी क्या होता है कि जैसे मान लो जीडीपी क्या है कि जितना भी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है हमारे देश के अंदर, जैसे मान लो हमने एक साल में 1,000 रुपए के गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए, तो ये हमारा जीडीपी हो गया। अब क्या होता है ना, जब हम इसको डॉलर में कन्वर्ट करते हैं, मान लो $1 इक्वल्स टू 100 है, ठीक है, तो जब हम डॉलर में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना डॉलर हो जाएगा, $10 हो जाएगा। तो ये भारत की जीडीपी होती है। इससे क्या होता है ना, दुनिया भर के जितने भी देश हैं उनका डॉलर में कन्वर्ट होता है और तब हम कंपैरिजन करते हैं, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा इसके बारे में, क्योंकि यहां पर जो पूरा खेल हुआ है ना पिछले 6 महीने में, 1 साल में, वो डॉलर की वजह से पूरा गेम बदल गया है। ठीक है, तो ये नॉमिनल जीडीपी है जिसके तहत हम कंपैरिजन करते हैं। जो पीपीपी होता है ना, वो एक्चुअली कॉस्ट ऑफ लिविंग को एडजस्ट कर देता है। जैसे मान लो एक कॉफी की प्राइस है, अब भारत में कोई व्यक्ति है, उसको अगर एक कॉफी पीना हो 10 रुपए 20 रुपए वो मिल जाएगा, चाय मिल जाएगा। लेकिन वही चीज उसको अगर अमेरिका में लेना हो तो उसको 100 रुपए से कम नहीं मिलेगा। तो इसमें डिफरेंस हो गया ना। तो जब हम उसको एडजस्ट कर देते हैं तब हमें रियल एक्चुअली जो इकोनॉमी का साइज है वो पता चलता है। लेकिन इसको फाइंड आउट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। आप हर एक एक आइटम को कैसे कंपैरिजन करोगे, कैसे कन्वर्ट करोगे, बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। एंड दैट इज वाई ये जो नॉमिनल जीडीपी है इसी के थ्रू ज्यादातर कंपैरिजन किया जाता है। अब देखिए हुआ क्या है यहां पर, अगर आप देखोगे पिछले 3 वर्षों से लगातार हम यूके के ऊपर थे, आगे थे। अगेन ये जो चार्ट है वो काफी इंटरेस्टिंग है, आपको समझ में आएगा कि ये अगर आप ध्यान से देखिए, ये वाला पार्ट यहाँ पे जो मैं मार्क कर रहा हूँ, राइट, तो इसमें भारत का जो है ना, ये जो भारत का ऊपर की तरफ जा रहा है आगे, राइट, तो ये अगर आप देखोगे तो रेड लाइन के ऊपर है, मतलब 3 साल तक हम यूके के ऊपर रहे जीडीपी के टर्म में, रैंकिंग में, राइट। लेकिन उसके बाद देखिए अब हो क्या रहा है, 2025-26 के बाद हम अगले 2 साल तक नीचे की तरफ रहेंगे यूके से। ये आप देख रहे हो ना, यहाँ पर हम नीचे रहेंगे 2 साल तक, 2 फाइनेंशियल ईयर तक। तो यहीं पर प्रॉब्लम आई है। अभी करंट प्राइसेस के हिसाब से आप देखो, भारत की जो जीडीपी एस्टिमेट की जा रही है, इट इज $3.92 ट्रिलियन। क्या हुआ है कि डॉलर मजबूत होने से, भारत की रुपी डिप्रिशिएट होने से ये हम $4 ट्रिलियन के नीचे आ गए हैं। क्योंकि नॉर्मली अभी तक हम यही सोच रहे थे कि हम तो $4 ट्रिलियन के ऊपर चले गए, लेकिन ये एक्चुअली उससे भी कम है। और वहीं अगर आप यूके का कंपेयर करो तो यूके करीब $4 ट्रिलियन के आसपास है, मतलब हम कम हो गए हैं। और अगले साल भी आप देखो तो हमारा जो जीडीपी है वो $4.15 ट्रिलियन पहुंचेगा, लेकिन वहीं यूके का पहुंच जाएगा $4.26 ट्रिलियन। और जापान तो है ही आपका यहाँ पर आगे हमसे, दैट इज $4.43 ट्रिलियन और उसके बाद $4.38 ट्रिलियन। तो ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इस चार्ट में आपको समझ में आ गया होगा कि पिछले 3 साल से हम यूके के ऊपर थे, फिर अगले 2 साल हम नीचे रहेंगे और उसके बाद वापस से हम यूके के ऊपर चले जाएंगे। और यूके के ऊपर के साथ साथ जो जापान है उसके भी ऊपर चले जाएंगे। फिर आगे चलकर यहाँ पर जर्मनी है, उसको ओवरटेक कर लेंगे 2031 में, राइट, और तब हम बन जाएंगे थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी। इनफैक्ट एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूं, अभी 6 महीने पहले
आईएमएफ ने जो प्रोजेक्शन दिया था उसमें हम यूके के ऊपर ही थे। ये मैं 6 महीने पहले का आपको ग्राफ दिखा रहा हूं, ये आप क्लियरली देख सकते हो, हम यूके के ऊपर बने हुए हैं लगातार, राइट। लेकिन हुआ क्या है कि पिछले 6 महीने में जो सिनेरियोस चेंज हुए हैं, इसकी वजह से यहां पर अपडेटेड आया है, एंड दैट इज वाई हम यूके के नीचे चले गए, हम 6th पोजीशन पर आ गए। और अगेन इससे आप देख सकते हो आईएमएफ ने सारा जो जीडीपी है उसको रिवाइज किया है। अक्टूबर के समय में हमने जो जीडीपी का आंकड़ा दिया था भारत के जीडीपी का, ये ऊपर की तरफ है, और वहीं अभी लेटेस्ट जो आईएमएफ का डेटा आया है उसमें ये नीचे चला गया हर एक जीडीपी का आंकड़ा। तो इसका मतलब यही हुआ कि भारत की जो एक्चुअल में रैंकिंग है वो नीचे स्लिप की है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ऐसा हुआ कैसे। सबसे बड़ा और इंपॉर्टेंट कारण है वो है रूपी डेप्रिसिएशन। आप देख लीजिए ना, पिछले एक साल में क्या हुआ है। यहां पर हमारा जो रूपी है डॉलर के टर्म में, आप सोचो 85 के आसपास चल रहा था, 84, 85, और अब हालत ये हो गई है कि 95 के करीब आ गया था। अभी तो क्या थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है, अभी जो वॉर वगैरह रुकी है थोड़ी सी, तो यहाँ पर 93.32 आपको देखने को मिलेगा, लेकिन ये ऑलमोस्ट 95 पहुंच गया था। सोचिए तो क्या होता है ना, मैंने आपको क्या बताया कि ये जो नॉमिनल जीडीपी हम कैसे काउंट करते हैं, हम इसको डॉलर में कन्वर्ट करते हैं। अब जाहिर सी बात है, अगर जैसे मैंने अभी कैलकुलेट किया था, यहाँ पर आपको बताया था ना, 1000 रुपये हमारी जीडीपी है और अभी $1 = 100 चल रहा है, तो डॉलर के टर्म में कितना हो गया, $10 हो गया। अब मान लो ये डेप्रिशिएट हो जाए, $1 = ये पहुंच जाए 150, तो हमारी जीडीपी कम होगी कि नहीं होगी डॉलर के टर्म में, राइट। तो यहीं पर भी यही खेल है। यहां पर जो हुआ है ना कि क्योंकि हमारा रुपी जो है डेप्रिशिएट हो गया है काफी ज्यादा, तो जब हम अपने जीडीपी को कन्वर्ट कर रहे हैं डॉलर के टर्म में, तो इसकी वजह से हम पीछे की तरफ आ गए हैं, राइट। एक तो ये बड़ा कारण। दूसरा, डॉलर अपने आप में एक मजबूत हुआ है, क्योंकि जब भी वॉर की सिचुएशन होती है, प्रॉब्लम्स होती है ग्लोबली, तो लोग क्या करते हैं, डॉलर की तरफ जा रहे हैं, वहां पर बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो डॉलर अपने आप में मजबूत हो जाता है। और तीसरा एक और कारण है कि बाकी की जो इकोनॉमीज हैं, चाहे जापान है, यूके है, जर्मनी है, इनकी भी करेंसीज थोड़ी डिप्रिशिएट हुई है, लेकिन उतनी नहीं हुई है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि रुपी ज्यादा डेप्रिशिएट हो गया और ये सब उतना डेप्रिशिएट नहीं हुआ है, जिसकी वजह से इनकी इकोनॉमी अभी भी स्ट्रेंथ पर है। और इसके अलावा यहाँ पर स्टैटिस्टिकल रिवीजन, आपको पता ही होगा, लेटेस्ट अभी 1-2 महीने पहले जो हमारा जीडीपी का आंकड़ा आया था फरवरी के एंड में, तो उसमें हम नए वाले जीडीपी सीरीज के हिसाब से लेकर आए थे, 2022-23 के हिसाब से। जो 2011-12 वाला बेस ईयर है उसको चेंज कर दिया गया, तो यहाँ पर नया स्टैटिस्टिकल रिवीजन हुआ। और जब भी ऐसा होता है तो हो सकता है जीडीपी ऊपर चली जाए, नीचे चली जाए, वो भी एक कारण हो सकता है। फिर इसके अलावा ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशंस तो खराब ही हैं, ग्लोबल ग्रोथ स्लो हो रही है, ट्रेड डिसरप्शन आया है, कैपिटल फ्लोज। अब क्या होता है ना कि ये डेवलपिंग कंट्रीज से डेवलप्ड कंट्रीज की तरफ जाता है। जैसे स्टॉक मार्केट भारत में आपने देखा कितना गिरा, तो इसका कारण क्या है, जो एफआईआईज हैं वो अपना पैसा यहां से निकालकर डेवलप्ड इकोनॉमीज में ले गए, यूके और बाकी के कंट्रीज में। तो ये सारे कारण रहे हैं जिसकी वजह से भारत 5th पोजीशन से 6th पोजीशन पर आ गया है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ऐसा ये हमेशा चलेगा नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा ग्रोथ रेट काफी हाई है बाकी के इकोनॉमीज के मुकाबले। तो यहां पर क्वेश्चन ये आता है कि हम इकोनॉमिकली अभी भी स्ट्रांग है, बिल्कुल स्ट्रांग है, 6 to 7% की ग्रोथ है, $4 ट्रिलियन से ऊपर की इकोनॉमी है, और हमारा कंजम्पशन ड्रिवन मार्केट है। तो हमारे पास स्ट्रेंथ क्या है? सबसे पहला स्ट्रेंथ है डोमेस्टिक कंजम्पशन। हम एक्सपोर्ट पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं है। हमारी जो जीडीपी है उसमें से 55 to 60% ये डोमेस्टिक कंजम्पशन से आता है। ये 70% गलत है, यहाँ पर ध्यान रखिए, 55 to 60%। हम मान लो चाइना अगर एक्सपोर्ट नहीं करेगा, उसकी तो जीडीपी एकदम नीचे की तरफ आ जाएगी, क्योंकि वो एक्सपोर्ट पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है। फिर डेमोग्राफिक डिविडेंड भी है, भारत के पास यंग पॉपुलेशन है, लेकिन अगेन चैलेंज यही है कि कैसे यहाँ पर उसका यूटिलाइज किया जाए। डिजिटल इकोनॉमी बूम हो ही रहा है, यूपीआई, फिनटेक, ये सब है ही है। गवर्नमेंट का पॉलिसी रश, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, पीएलआई स्कीम, मेक इन इंडिया, और सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन। जो कंपनीज चाइना में थी वो शिफ्ट होकर वियतनाम जा रही हैं, भारत आ रही हैं, तो इससे भी हमें फ़ायदा मिल रहा है। अच्छा, यहां पर एक और चीज है कि जैसा मैंने आपको बताया 2031 तक अब भारत 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि सिंपल सी चीज है, मैंने आपको बोला भारत का जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो हाई है, 6-7% से ऊपर है। जर्मनी काफी लो है, 1% के आसपास। जापान में तो एकदम स्टैग्नेंट है, आपको देखने को मिलेगा। तो ओवर टाइम क्या होता है कि ये जो हाई ग्रोथ रेट वाले कंट्रीज होते हैं वो ऊपर चले जाते हैं, ओवरटेक कर लेते हैं, एंड यहां पर भी यही हो रहा है। अच्छा, स्ट्रक्चरल ट्रांजिशन भी है, भारत एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री सर्विसेज इधर मूव कर रहा है, तो यहां पर हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, जीडीपी साइज बढ़ता है, अर्बनाइजेशन भी तो इंक्रीज हो रहा है सिटीज, और इसकी वजह से आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, सीमेंट और बहुत सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। इन्वेस्टमेंट साइकिल भी यहाँ पर रिवाइव होता है, एंड दैट इज वाई हम यहाँ पर 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेंगे। लेकिन हाँ, डेफिनेटली कुछ चैलेंजेस भी हैं। सबसे पहला, लो पर कैपिटा इनकम। क्या है कि जो लोअर मिडिल इनकम कंट्री है
अभी भी भारत उसी पोजीशन में है और हमारा पर कैपिटा इनकम काफ़ी नीचे है, क्योंकि पॉपुलेशन एक तो बहुत ज़्यादा है। हम भले ही बात तो कर देते हैं फिफ्थ लार्जेस्ट, सिक्स्थ लार्जेस्ट, लेकिन एक्चुअल में आप देखोगे पॉपुलेशन की वजह से पर कैपिटा तो बहुत कम है ना। और कुछ पॉपुलेशन के पास बहुत ज़्यादा पैसा है और नीचे के तबके के लोग देखोगे आपके पास, उनके पास है ही नहीं। बहुत सारे इश्यूज हैं, राइट। तो लोग ये पर कैपिटा इनकम पर थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा और कैसे हम बढ़ा सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट के इश्यूज हैं, इनइक्वालिटी हो गया, एक्सटर्नल वल्नरेबिलिटीज भी तो है ना। अचानक से कोई वॉर हो जाती है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया, तो अगेन भारत ऑयल के ऊपर डिपेंडेंट है। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं, ह्यूमन कैपिटल के इश्यूज हैं, एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर। तो देखते हैं इसको हम ओवरकम कर पाते हैं नहीं, लेकिन आप समझिए ये जो पूरा वीडियो था ना, इसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंसाइट्स मिले होंगे। सबसे पहला यह है कि रैंकिंग डजंट मीन रियल स्ट्रेंथ। जैसे भारत अगर हम कहते हैं ना कि हम फिफ्थ लार्जेस्ट पहुंच जाए, मान लो 2031 था हम थर्ड लार्जेस्ट पहुंच जाए, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हम बहुत ही महाशक्तिशाली ऐसा कुछ हो गए। अल्टीमेटली पर कैपिटा इनकम आपको देखना पड़ेगा। तो रैंकिंग डजंट डिटरमाइन रियल स्ट्रेंथ। फिर दूसरा, एक्सचेंज रेट मैटर्स अ लॉट, और ये सभी ने देख लिया पिछले एक साल में जो हमारा रुपी डिप्रिशिएट हुआ है जिस तरह से, इसकी वजह से यहाँ पर हमारा जीडीपी की जो रैंकिंग है उसी में हम नीचे आ गए, जो शायद हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। हम तो सोच रहे थे ऊपर की तरफ जाएंगे। भारत का ग्रोथ जो है वो स्ट्रक्चरल है, मतलब हमारा डेमोग्राफिक, कंजम्पशन, रिफॉर्म, ये सब पर हमारा जीडीपी डिपेंड करता है और लॉन्ग टर्म में अभी भी भारत ऊपर की ही तरफ जाएगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे इस वीडियो के थ्रू यहाँ पर क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें थी। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, देखो जीडीपी के अलावा एक और होता है ग्रॉस वैल्यू एडेड, जीवीए। क्या आप बता सकते हो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जीवीए को रिप्रेजेंट करता है? इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हो कि अगर आप स्टडी आईक्यू पर यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो इसमें प्रीलिम से लेकर मेंस, इंटरव्यू, सब कुछ की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है। अगर आप हमारे बैच को लेते हो तो पूरा का पूरा 18 बुक्स का जो सेट है वो हम आपके घर पर भेज देते हैं। प्रीलिम्स क्रैक करने पे पूरा फी भी रिफंड कर दिया जाता है, पर्सनल मेंटरशिप, बहुत कुछ है। अगर आपको और जानकारी चाहिए इसके बारे में, ये फोन नंबर है, इस पर कॉल कर लीजिए एंड यूज दिस कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।